तो कभी भी आप सीनियर टीचर से आप 9th-10th में बच्चों को पढ़वाते हो तो कहीं ना कहीं वो 11th-12th से बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोरिलेट कर ही देता है। मैं फिर बोलता हूँ कि 9th-10th में 11th-12th की चीज़ें नहीं पढ़ानी है, 70 to 80% आपको उस स्टैंडर्ड की चीज़ें ही पढ़ानी है, बट वे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। तो ए स्क्वायर के सबसे अच्छी बेनिफिट क्या है कि आपको सीनियर टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंडिविजुअल टीचर मिलेंगे सब्जेक्ट बाय, नॉट एक ही टीचर साइंस पढ़ा दे रहा है, फिजिक्स के टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायो के टीचर बायो पढ़ाएंगे, मैथ के टीचर मैथ पढ़ाएंगे। नमस्कार, वेलकम टू पॉडकास्ट सीरीज बाय ए स्क्वायर। जैसा कि आपको पता है, इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हम कॉमन सिनेरियोज या फिर कॉमन टॉपिक्स डिस्कस करते हैं जो हर स्टूडेंट या फिर पेरेंट्स के मन में आता है। सर, आज का हमारा टॉपिक है फाउंडेशन कोर्स। हाल ही में एक बच्चा आया था, उसने कोई होर्डिंग्स देखी थी, उसमें उसने लिखा था कि मैम फाउंडेशन कोर्स लिखा हुआ है, फाउंडेशन कोर्स मतलब क्या रहता है और क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ। वो क्लास 7th का बच्चा था। तो सर, व्हाट इज़ फाउंडेशन कोर्स? मैम, इस कोर्स से ना दो कन्फ्यूजन होती है। जब भी फाउंडेशन कोर्स की बात आती है ना, तो आमतौर पे बच्चा 6 से अप टू 10th तक की जो क्लासेस होते हैं ना, उस क्लासेस को हम फाउंडेशन बोल देते हैं। ओके सर, हम फाउंडेशन बोल रहे हैं इन क्लासेस को टिल 10th। सो ये किस चीज़ का फाउंडेशन है, हम किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? हाँ, ये चीज़ सही है मैम कि 6 to 10th के जो क्लासेस या अप टू 10th तक के जो क्लासेस होते हैं ना, तो आप उसको फाउंडेशन कोर्स नहीं कह सकते हो। फाउंडेशन मैम, ये वर्ड को आप सुनिए, आमतौर पे फाउंडेशन कोई भी आदमी कहाँ सुनता है, कई जगह आप सुनते होंगे। मैं दो कॉमन एग्जांपल लेता हूँ। या तो कोई बड़ी बिल्डिंग बनती है अपार्टमेंट्स, उसके बेस लेयर को हम बोलते हैं कि जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा बिल्डिंग उतना हाइट तक ले जा सकती है, उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। या अगर आपसे कोरिलेट करूँ तो फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन नॉट कोर्स, फाउंडेशन आप कहाँ सुनती है? किसी मेकअप का जो फर्स्ट लेयर होता है जो फेस पे, उसको बोलते हैं फाउंडेशन। और फाउंडेशन जितना अच्छा होगा, मेकअप उतना ज़्यादा देर तक टिकेगा या उसका ग्लो ज़्यादा होगा। ये चीज़ समझते हैं ना? अब इसको मैं कोर्स से कोरिलेट करता हूँ ना, तो कहीं ना कहीं फाउंडेशन कोर्स मतलब वो बच्चा, वो पेरेंट्स, या इस वर्ड का मतलब है कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से कोरिलेट करना। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात आती है तो लोग IIT JEE नीट समझते हैं, एग्री करते हैं। बिल्कुल। लेकिन रुक करके देखिए, अप टू 10th लेवल पे भी कई सारे ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होते हैं, जहाँ पे ऑल इंडिया एग्जामिनेशन, जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे उन बच्चों के बीच में कंपटीशन या सिलेक्शन एक लिमिटेड सीट के लिए होता है ना, तब उसको हम कंपटीशन बोलते हैं। ओके सर, तो फाउंडेशन कोर्स में वापस से एक नॉर्मल सा डाउट है कि स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं हम कि हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं? मतलब अगर मैं इसको इलैबोरेट करूँ, क्लास 8, 9, 10th में हम क्या क्लास 11, 12th की JEE नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं कि हम 8, 9, 10th पे फोकस कर रहे हैं? अब कई लोग तो मैम कई कुछ करा देते हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ और जो बच्चों को मैं सजेस्ट करता हूँ करना भी चाहिए ना, और जो हम ए स्क्वायर में प्रोवाइड करते हैं, जो हम ए स्क्वायर। बिल्कुल। तो सर, हम ए स्क्वायर में फाउंडेशन कोर्स में क्या करवाते हैं? अगर मैं ए स्क्वायर के बिहाफ पे मैम आपको फाउंडेशन कोर्स बोलता हूँ, जो भी पेरेंट्स बच्चे मुझे सुनेंगे ध्यान से समझना, आप समझ जाओगे। 2 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं मैम, एक स्कूल एग्जामिनेशन, दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्कूल और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फ़र्क क्या है? सर, बेसिकली एक स्कूल में एक बच्चे का 90, 2 बच्चे का 3 बच्चे, कितने भी बच्चों के 90% आ सकते हैं, बट हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक रैंक कोई 2 बच्चे शेयर नहीं करते। ऑब्वियसली मैम, यस, एक रैंक किसी एक बच्चे को आएगा, जो दूसरा बच्चा होगा उसको वो रैंक नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यस। तो 8, 9, 10th लेवल पे भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं। मैथ ओलंपियाड होता है, NTSC पहले हुआ करता था, अभी भी जूनियर साइंस ओलंपियाड होता है। अब उस केस में एक स्कूल के बच्चे नहीं, कई स्कूल के बच्चे होंगे, तो उसके लिए क्या होती है मैम, कंपटीशन में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक लिमिटेड टाइम होता है बच्चों को लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। यस। या चलो उसको भी बच्चे नहीं जानते हैं, ओके। तो बच्चे आमतौर पे एक कल्चर है कि JEE फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन। यस। मतलब वो बच्चे को 11, 12 में जाके JEE की प्रिपरेशन करनी है और पेरेंट्स अभी से JEE फाउंडेशन 9th में लगवा देते हैं। अब मैं वहाँ पे पेरेंट्स से रुक करके कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा 9th स्टैंडर्ड में किसी भी एक स्कूल के किसी एक क्लासरूम में है, तो मिनिमम उस क्लासरूम में 40 स्टूडेंट तो होते हैं। यस। पहले बच्चों का कॉन्फिडेंस उस 40 बच्चों के बीच में बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो बच्चा 40 बच्चों के बीच में अगर अच्छा परफॉर्म करता है तो वहीं से कॉन्फिडेंस आएगा। और कोई भी बच्चा हो, पढ़ने में एवरेज हो, पुअर हो या बहुत अच्छा हो, जब तक उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक वो क्या अच्छा स्कोर कर सकता है? नहीं। तो पहले आप 11, 12 लेवल पे 11, 12 के कॉन्सेप्ट, स्कूल के कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छा कराइए। अगर आप बच्चा वो काफ़ी अच्छे से कर लेता है, तब उसी को आप कॉम्पिटिटिव व्यू से लाइए।
अब आप पूछेंगे कॉम्पिटिटिव व्यू क्या है। बिल्कुल। किसी भी एक एग्जामिनेशन पैटर्न को देखिए, ज़्यादातर आईआईटी फाउंडेशन या जेई फाउंडेशन ज़्यादा पुणे में कॉमन है, मैं उस पर बात करता हूँ। जेई का एग्जाम पैटर्न क्या है? ऑब्जेक्टिव है। अब जेई एडवांस का जब आप पेपर में हम देखेंगे ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव में कोई 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होता है। लेकिन जेई एडवांस में दूसरा पैटर्न होता है, मोर देन 1 ऑप्शन। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उसमें एक भी ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 भी सही होते हैं, 3 भी सही होते हैं। तीसरा आता है मैच द कॉलम, चौथा आता है सर्सन रीजन, फिर आता है कॉम्प्रीहेंशन, फिर आता है सब्जेक्टिव मतलब थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। अगर आपका बच्चा 9th स्टैंडर्ड में ही मैथ पढ़ रहा है या साइंस पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अगर वो स्कूल लेवल पे काफ़ी अच्छा कर रहा है, मतलब स्कूल की बुक अब उसको काफ़ी कॉन्फिडेंस में हो रहा है, तब 9th लेवल पे ही आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो जेई के पैटर्न पे क्वेश्चन है, मैं बार बार बोलता हूँ जेई पैटर्न मतलब नॉट 11-12 इन क्लास 9th स्टैंडर्ड, जेई के पैटर्न पे आप क्वेश्चन 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को कराइए। टॉपिक्स वही रहेंगे, बस लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। और तीसरी चीज मैं फाउंडेशन में पेरेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा फाउंडेशन मतलब 8, 9, 10th में जो बच्चा है, अगर आप चाहते हो कि उसको आईआईटी फाउंडेशन कराना है, तो सबसे पहले आप उसको सीनियर टीचर से पढ़ाइए। सीनियर टीचर से पढ़ाने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है ना, कि उस टीचर को पता होता है कि ये चीज़ें कहाँ आने वाली है। अगर मैं 9th लेवल के एक एग्जाम्पल से बात करूँ, अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करूँ, तो ये 6th में भी है। बिल्कुल। अगर मैं बायो में फोटोसिंथेसिस की बात करूं, तो ये क्लास 7th में भी फोटोसिंथेसिस है। बिल्कुल। और अगर आप नीट के सिलेबस में देखिए तो पूरा एक चैप्टर ही है फोटोसिंथेसिस। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी। अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फोर्स F=ma वो 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता है। और कोई बच्चा अगर जेई नीट की प्रिपरेशन करता है तो वो भी न्यूटन्स लॉ में F=ma, यही एक फॉर्मूला ही है जी। लेकिन फर्क किस चीज़ का होगा? एप्लीकेशन का होगा। अगर एक कॉमन एग्जांपल से आपको मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स की बात बताऊं या किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात बताऊं, ये एक ऑब्जेक्ट है, हर एक बच्चों देखिए, अगर मैं इसको नीचे छोड़ूं तो गिरेगा। यस। ये भी किस में गिरा? मीडियम क्या है? एयर मीडियम है। अब मैं क्या करूं, एक बकेट ले लूं और बकेट में मैं इसको नीचे डालूं, ट्रांसपेरेंट बकेट रखिए, आपको दिखेगा, तो भी ये नीचे जाएगा। किस केस में स्पीड ज्यादा होगी? ऑब्वियसली एयर के ही केस में ज्यादा। एयर केस में स्पीड ज्यादा होगी, पानी केस में स्पीड कम होगी जी। अब रुक के देखने वाली बात क्या है कि पानी के केस में स्पीड कम क्यों हो रही है? तो एक चीज निकल के आएगी कि मीडियम चेंज हुआ, हवा से ज्यादा पानी डेंस मीडियम है, और जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो एक चीज पहली बार बच्चों को समझ में आया कि अरे पानी भी फ्रिक्शन लगा सकता है। बच्चों को ये पहली बार दिखा कि मीडियम चेंज होने से फोर्स चेंज हो सकता है। अब ये 9th में नहीं पढ़ना है, लेकिन बच्चों को अगर बातों बातों में बोल रहा हूँ तो बच्चों के माइंड में एक कोरिलेशन तो हो रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल। कि फोर्स में ऐसे भी सोचते हैं। तो कभी भी आप सीनियर टीचर से आप 9th 10th में बच्चों को पढ़वाते हो तो कहीं ना कहीं वो 11th 12th से बच्चों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोरिलेट कर ही देता है। मैं फिर बोलता हूँ कि 9th 10th में 11th 12th की चीज़ें नहीं पढ़ानी है, 70 to 80% आपको उस स्टैंडर्ड की चीज़ें ही पढ़ानी है, बट वे कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव होने चाहिए और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बेसिक कंसेप्ट अगर 8th में बच्चे को समझता है F=ma, तो आगे भी उसको F=ma कहाँ अप्लाई करना है उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, ना कि F=ma समझने के लिए। बिल्कुल। तो इतने कॉन्सेप्ट्स आप बच्चों को करवाते हैं, तब आपका बच्चा कॉम्पिटिटिव माइंडसेट और बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल। आईआईटी जेईई फाउंडेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि बच्चा बुक पढ़ के बुक रीड कर रहा है। मैं बार बार मैम क्यों बोलता हूँ पेरेंट्स को कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, वेराइटी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, कि कितने पैटर्न से एक ही चीज को किया जा सकता है, कितने पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं, ये माइंडसेट बच्चों का क्लियर हो, जहां बच्चा सिर्फ ऐसे रट के और क्वेश्चन आंसर न लिखे। इस पैटर्न से आप बच्चों की प्रिपरेशन जितना अर्ली डेज में करते हैं, आपका बच्चा आगे किसी भी कॉम्पिटिटिव जेईई नीट की प्रिपरेशन में आगे ही होता है। इसलिए मैं बार बार अपने समराइज करता हूँ, पेरेंट्स से बोलता हूँ कि कभी भी आप अपने आसपास में अगर नहीं कुछ होता है तो मैथ और साइंस किसी सीनियर टीचर से पढ़ाएं, ताकि 9th 10th की चीज़ों को इजीली कोरिलेट कर दे और आपके बच्चों का विजुअलाइजेशन, थिंकिंग एबिलिटी वो बढ़े। सर आपने बोला जल्दी चालू करना चाहिए, तो कितना जल्दी चालू करना चाहिए, कब एनरोल करना चाहिए इन कोर्सेज के लिए? अब मैम इस चीज़ कोर्स को देखेंगे तो हर पेरेंट्स के आसपास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होती है, और सीखने का कोई एक एज ग्रुप नहीं होता है कि बच्चा 6 से करे या 8 से करे। आप 6th स्टैंडर्ड में ही है तो आप मैथ और साइंस के लिए अच्छे टीचर और सीनियर टीचर से बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी बढ़ा दे। मैं बार बार बोलता हूँ 8, 9, 10 स्कूल गोइंग स्टूडेंट या 6, 7 के बच्चों के लिए स्कूल का सिलेबस पढ़ा के देना, होमवर्क करा करके देना, ये फाउंडेशन नहीं है, ये ट्यूशन नहीं है।
फिर आप बच्चों को क्या कर रहे हो, उसके थिंकिंग एबिलिटी पे को आप सप्रेस कर रहे हो। बच्चों में आप उस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कराइए जहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज खुद से सॉल्व कर पाए और बच्चे खुद से सोच कर पाए। बच्चा अगर कोई क्वेश्चंस पढ़ता है तो उसके माइंड में ये चीज़ें फ्रेम होनी चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, और कि ये बात हर स्टैंडर्ड में बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करनी होती है। आप मुझे रुकिए बताइए, क्या मैथ के क्वेश्चन 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को नहीं लगाने पड़ते हैं? बिल्कुल लगाने पड़ते क्या हैं। 10th के बच्चों को नहीं लगाने पड़ते हैं? एवरीवेयर। तो 6th का बच्चा अगर 6th स्टैंडर्ड के बुक के क्वेश्चन को पढ़ता है तो उसमें वो एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। 10th के बच्चों को भी यही एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए। और जब आपके बच्चों को ये एबिलिटी कितना इजीली आप डेवलप कराते हो, आपका बच्चा उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और उसका फाउंडेशन उतना क्लियर है। एक पेरेंट्स मुझसे मिले ना कि सर मैं फाउंडेशन कोर्स के लिए गई थी, वहाँ वो जेई का पढ़ाएंगे, फिर स्कूल सिलेबस तो छूट जाएगा। कभी भी इस वहम में बच्चों का फ्यूचर बिल्कुल मत बर्बाद करें। फाउंडेशन कोर्स का मतलब आपके बच्चे मतलब जिस स्टैंडर्ड में है उस स्टैंडर्ड पे उसका पिक्चर क्लियर हो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर उसके बाद ही बच्चा क्या कर सकता है, आगे की सोच सकता है। ऐसा नहीं कि आगे करते करते बच्चा पीछे कहीं भूल जाए। ये तो आमतौर पे एक पुराना मजाक है एजुकेशन के लिए कि बच्चा 2 साल जेई की प्रिपरेशन करता है और बच्चा बोर्ड एग्जाम फेल कर जाता है। तो बच्चों को वैसा फाउंडेशन कोर्स ना कराएं किसी भी नेम फेम के पीछे कि बच्चा स्कूल एग्जामिनेशन में अपने क्लासरूम में ही बच्चा डिप्रेशन में और प्रेशर फील करे। ये बेसिक क्राइटेरिया है कि स्कूल्स में एक्सेल होना चाहिए। स्कूल को कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो स्कूल में अच्छे मार्क्स एट द सेम टाइम प्रिपरेशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। यस, सबसे पहला कॉन्फिडेंस बच्चों को अपने क्लासरूम में 40 बच्चों के बीच में आना चाहिए। बिल्कुल। जब बच्चा उस 40 बच्चों में कॉन्फिडेंस में आएगा ना मैम, तो बाकी आप जैसा मोल्ड करोगे बच्चा वैसा मोल्ड होना चाहिए। बिल्कुल। ओके सर, आई गेस इससे चीज़ें क्लियर हुई हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हम ए स्क्वायर में फाउंडेशन कोर्स में क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं? ए स्क्वायर में मैम फाउंडेशन कोर्स का एक मिनिमम क्लास लिमिट है कि हम 8 से स्टार्ट करते हैं। ओके। मेनली हम 9 से स्टार्ट करते थे, लेकिन पेरेंट्स के कई प्रेशर के बाद हमने 8 से स्टार्ट किया है, जिसमें भी पहले हम मैथ और साइंस ही पढ़ाते थे। ओके। आगे किसी भी अगर कोई बच्चा 11th-12th में अगर साइंस लेता है ना, तो उसको 3 ही सब्जेक्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही 3 सब्जेक्ट है। और वही पे स्ट्रीम डिवाइडेड भी है, एक स्ट्रीम इंजीनियरिंग को लेकर के, दूसरा स्ट्रीम मेडिकल को लेकर के। लेकिन स्कूल लेवल पे आप देखेंगे ना, तो स्कूल लेवल पे साइंस की एक ही बुक है, साइंस 1 और साइंस 2। साइंस 1 में फिजिक्स केमिस्ट्री है, साइंस 2 में बायोलॉजी है। अगर मैं ये बात करूँ स्टेट बोर्ड में, अगर सीबीएसई के बच्चों की बात करूँ तो साइंस की एक ही बुक है। और अगर मैं आईसीएसई स्टैंडर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे साइंस की स्टार्टिंग से 3 बुक है। 8th, 9th, 10th में भी फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो अलग है। सीबीएसई के बच्चों को पता भी नहीं होता है कि साइंस में कौन सा फिजिक्स है, कौन सा केमिस्ट्री है, कौन सा बायो है। लेकिन वही बच्चा अगर आईसीएसई बोर्ड से है तो उसको सेपरेट बुक है कि फिजिक्स से रिलेटेड फिजिक्स के बुक में है, केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक केमिस्ट्री के बुक में है, एंड बायो से रिलेटेड टॉपिक बायो के बुक में। तो पहले अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड से है, सीबीएसई से है, आईसीएसई से है, उस टाइम में बच्चों को तो नहीं पता है। लेकिन जब कोई बच्चा 8 का बच्चा 3 साल बाद, 9th का बच्चा 2 साल बाद, 10th का बच्चा 1 साल बाद, जब 11th-12th में जाएगा, तो हर बच्चों के लिए मार्केट में एक ही एग्जामिनेशन होगी उसके 2 साल के बाद, जब वो 12th में आएगा, जेईई और नीट, जहाँ पे बोर्ड वाइज कुछ नहीं है, एक स्टैंडर्ड उस एग्जामिनेशन का लेवल है और हर बच्चा उसी एग्जाम को देगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कि पहले बोर्ड वाइज बच्चों में इक्वलिटी तो लाओ। कि अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड से तो वो सीबीएसई के बच्चों से पीछे ना रहे, अगर कोई बच्चा सीबीएसई से तो आईसीएसई के बच्चों के पीछे ना रहे। मतलब 8 स्टैंडर्ड में हमारे एजुकेशन सिस्टम में अलग अलग बोर्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट कम और ज़्यादा दिए गए हैं, हम उसको उस कॉन्सेप्ट पे लाएं। बिल्कुल। और हम 8 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैथ, साइंस में फिर से बोलता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिर बाकी बचती है 2 सब्जेक्ट, सोशल साइंस और इंग्लिश। जो बच्चे महाराष्ट्र सेमी इंग्लिश से पढ़ते हैं उनका इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, और इंग्लिश में प्रॉब्लम होने की वजह से उनका सोशल स्टडी में प्रॉब्लम होती है। अब मैं पेरेंट्स से रुक करके बोलता हूँ, इस चीज़ को आप भी समझें मैम, कि कोई भी स्कूल 5 to 6 आवर्स का होता है। और 5 to 6 आवर्स में बच्चे ऑल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जिसमें मैथ भी है, साइंस भी है, सोशल साइंस भी है, इंग्लिश है, हिंदी होगी या मराठी होगी। और 8th, 9th, 10th के आसपास की जो भी ट्यूशन है वो कितने घंटे का होता है? 2 आवर्स, वीक में 5 डे। मैं पेरेंट्स से बोलता हूँ कि जब 5 घंटे में उसका ऑल सब्जेक्ट स्कूल में नहीं हो पा रहा है, तो आपको लगता है कि ट्यूशन में 2 घंटे में हो पाएगा? पहले पेरेंट्स को रुक करके ये बात देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चों को डिफिकल्टी किस लेवल पे हो रही है।
अगर उस बच्चे को सिर्फ सोशल साइंस में डिफिकल्टी है तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि सिर्फ इसको सोशल साइंस का ट्यूशन लगवाओ। अगर उसको मैथ में डिफिकल्टी है तो मैथ का ट्यूशन लगवाओ। अगर उसको साइंस में डिफिकल्टी है तो साइंस का ट्यूशन लगाओ। ट्यूशन और टीचर के कंफर्टेबल लेवल के लिए, ऐसा नहीं कि बच्चों को सोसाइटी में सबके बच्चे ऑल सब्जेक्ट जा रहे हैं तो आप भी ऑल सब्जेक्ट में चल जाओ। फिर बच्चा स्कूल में 5 घंटा जाके कर क्या रहा है, प्रैक्टिकली सोचिए। सही बात। फिर उस केस में आप लोकल ट्यूशन के चक्कर में बच्चों का स्कूल में भी 5 घंटे और ट्यूशन में भी 2 घंटे बर्बादी हो रहा है। प्रैक्टिकली सोचिए, अगर कोई बच्चा, मैं कॉमन पूछता हूँ पेरेंट्स से, 5 घंटे के लिए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, फिर उसको ऑल सब्जेक्ट के लिए वो ट्यूशन जा रहा है, तो दोनों में से कोई एक जगह जाए ना जहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, बाकी बच्चों का बाकी टाइम सेव होगा, हो सकता है प्रैक्टिस करेगा। तो पहले तो बच्चे ये पिक्चर को क्लियर कर ले, और उसके बाद फिर अगर वो ए स्क्वायर में बच्चा आता है तो हम पहले कोशिश करते हैं कि पहले स्कूल सिलेबस पे काम कराएं, और हर चीज़ जितना, अगर 8 में बच्चा है तो 9 से क्या कोरिलेट कर सकते हैं, 9th में है तो 10th से क्या कोरिलेट कर सकते हैं, और वो 8, 9, 10th की चीज़ें आगे 11, 12 में कहाँ कोरिलेट हो सकती है ना, उस कोरिलेशन को लाएं। बच्चों का हर कुछ कॉपी पेन पे थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए। मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि तुम मुझे पहचानते हो। अगर मैं किसी बच्चों से मिला, मैं इंट्रोडक्शन किया, मैं अपना नाम बताया, मेरा नाम अमित है, मैं तुम्हें केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि इन चीज़ों को तुमने कहाँ लिख करके रखी। तुम मेरा फेस देख कर कोई चीज़ याद रख सकते हो, मेरी बात सुन के मेरा नाम, मेरा सब्जेक्ट याद रख सकते हो, तो सिमिलरली पढ़ाई की चीज़ें भी तो ऐसे सुन के याद रख सकते हो ना। बिल्कुल। तो वो राइटिंग नहीं होनी चाहिए स्कूल से कि चलो हर कुछ को लिख रहे हैं, ये चीज़ है। आप जब टीचर क्लासरूम में होते हो तो टीचर की बातें ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन से सुनो, और उससे मेमोरी क्रिएट करो। यही है फिर तो मैम 8, 9, 10th के बच्चों को लाना है, जो 11, 12 में वो रेस में आगे रहेगा। सर, क्या ए स्क्वायर में सिर्फ मैथ्स का एक टीचर और साइंस का एक टीचर ऐसा हम प्रोवाइड करते हैं फाउंडेशन कोर्स के लिए? ए स्क्वायर में सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सीनियर टीचर होते हैं ना, सीनियर मतलब जो 11, 12 को पढ़ाते हैं, वही टीचर 8, 9, 10th को पढ़ाते हैं। और सबसे बेनिफिट ए स्क्वायर में क्या है कि आपके बच्चों को मल्टीपल टेस्ट देने पड़ते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट ज़्यादा है। छोटे बच्चों में आप फाउंडेशन कोर्स में देखेंगे तो नंबर ऑफ टेस्ट कहीं भी कम होते हैं। तो ए स्क्वायर के सबसे अच्छी बेनिफिट क्या है कि आपको सीनियर टीचर से पढ़ने का मौका मिलेगा, इंडिविजुअल टीचर मिलेंगे सब्जेक्ट बाय, नॉट एक ही टीचर साइंस पढ़ा दे रहा है। फिजिक्स के टीचर फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री के टीचर केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, बायो के टीचर बायो पढ़ाएंगे, मैथ के टीचर मैथ पढ़ाएंगे। अगर आपके बच्चों को सोशल स्टडी और इंग्लिश में कठिनाई होती है तो हम उसका भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जितने लेक्चर मैथ के लगा रहे हैं उतने लेक्चर सोशल स्टडी के लगा रहे हैं। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, मैथ में डिफिकल्टी ज़्यादा है, मैथ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, तो मैथ में बच्चों का हम प्रैक्टिस ज़्यादा करवा करके देते हैं। ओके सर, तो अगर किसी बच्चे को हमारे ए स्क्वायर में फाउंडेशन कोर्स के लिए एडमिशन लेना है तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है और वो कब तक चालू हो जाती है? अभी मैम हम लोग जैन में इस डिस्कशन को कर रहे हैं, और किसी स्कूल में आप देखेंगे फाइनल एग्जामिनेशन या तो फेब लास्ट या मार्च स्टार्टिंग में होती है, और अपकमिंग सेशन अप्रैल से स्टार्ट होती है। और यहाँ भी जो न्यू बैच होगा वो अप्रैल से स्टार्ट होती है। लेकिन मैं अगर पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपके बच्चों को 9th स्टैंडर्ड में ए स्क्वायर ज्वाइन कराना ही है तो आप मेरी वीडियो आप तक पहुँचे, आप वहाँ से कराओ। अगर आपका बच्चा 9th में ए स्क्वायर में आना चाहता है और अभी आप जैन में मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो आपसे 8 का फाइनल एग्जामिनेशन तक के लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ताकि आपका बच्चा 8 स्टैंडर्ड के एग्जाम को अच्छा कर करके अच्छे मार्क्स के साथ हायर स्टैंडर्ड में आए। और क्लास ज्वाइन करने के लिए कोई एक फिक्स डेट नहीं होता है। जब से आपके दिल में इरादा आया कि मुझे पढ़ना है, आप ए स्क्वायर में आइए, टीचर तब से पढ़ाएंगे। अगर आपका पीछे का बैकलॉग भी हो जाता है, चूँकि आप देर से आते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस चीज़ को करा करके दें। इसके लिए आप अगर जो भी आप पता कर लें कि ए स्क्वायर का नियर बाय सेंटर आपका पुणे में कहाँ पे है, आप नियर ब्रांच पे सजेस्ट करें, आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी वहाँ पे कोऑर्डिनेटर होंगे आपको पूरी गाइड करेंगे। आप कभी कोई बच्चा अगर दूर से मेरी बातें सुन रहे हैं और आपको दिक्कत होती है कि अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते हो, तो आप ए स्क्वायर के टेलीग्राम फाउंडेशन पे जाइए, और आपको हर बोर्ड के सेपरेट चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिलेंगे। आप उसको सॉल्व करिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी होती है आप टेलीग्राम पे ही कमेंट कर सकते हैं या वीडियो लिंक पे आप कमेंट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली टीचर कांटेक्ट करके आपके प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन हो सकता है आप तक पहुंचाएंगे। और इन सारी चीज़ों के डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर सारे इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप कभी भी ए स्क्वायर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और
सर जैसा कि आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ फाउंडेशन कोर्स और उसके अलग अलग क्राइटेरिया और व्हाट इज़ फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम ए स्क्वायर। तो अगर किसी स्टूडेंट को या पेरेंट को कोई भी डाउट है, डिफ़िकल्टी है, तो वो अपने कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डायरेक्टली कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, तो या फिर आपका कोई जेन्युइन फीडबैक हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और एडमिशन्स के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में एंड डिटेल्स में कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका एडमिशन बुक कर सकते हैं ए स्क्वायर के साथ, क्योंकि ए स्क्वायर है तो पॉसिबल है।